नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योरिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्तियाँ, फिनंशियल पावर्स। अच्छा, पहले हम लोग शक्तियाँ देख लेते हैं बारी बारी से, उसके बाद नीचे पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। वित्तीय शक्तियाँ, फिनंशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स, सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स, कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। अब हम लोग यहाँ से अब ध्यान देंगे। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र तथा सरकार दोनों के औपचारिक प्रमुख होते हैं। इन्हें औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक या कानूनी, सैन्य, वीटो एवं आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती है। लेकिन संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है। मतलब राष्ट्रपति को ये सब सारी शक्तियाँ प्रदान है, लेकिन इसका उपयोग वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं। बिल, विधेयक, कानून या अधिनियम। अच्छा, इसका ज़रूरत हम लोगों को नीचे पड़ेगा। अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं। बिल या विधेयक किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में समझा जाए तो वैसा विधेयक जिस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, वैसा विधेयक जो संसद में पेश हुआ है लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को पास नहीं किए हैं, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी सहमति नहीं दिया, राष्ट्रपति ने अपना मोहर नहीं लगाया, तो वैसा विधेयक को वैसा प्रस्ताव को बिल या विधेयक कहेंगे। कानून या अधिनियम। कानून, अधिनियम वैसे प्रस्ताव को बोलेंगे जो संसद ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दिया हो, अपना हस्ताक्षर वो दे दिया हो, अपनी सहमति वो दे दिया हो, वैसे प्रस्ताव को कानून, अधिनियम कहेंगे हम लोग। कार्यकारी कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसलिए भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। भारत सरकार में जो भी शासन संबंधी जो भी कार्य होंगे, या वो राष्ट्रपति करे, मंत्रिमंडल करे, या मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति करे, जो भी कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की नियुक्ति एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 338 कहता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन भी करता है एवं आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है। वह भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब आइए, आर्टिकल 263 कहता है राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। आर्टिकल 263 के तहत आर्टिकल 280 कहता है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 280 के तहत विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है जिससे उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है,
लोकसभा का विघटन या भंग कर सकता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, लोकसभा का विघटन एवं भंग कर सकता है। सिर्फ वो लोकसभा को ही भंग कर सकता है या विघटन कर सकता है, राज्यसभा को वो भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। नोट में यहाँ देखिएगा, राज्यसभा या लोकसभा के सत्र को स्थगित उसके अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब तक 3 बार साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। हाँ, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि धन विधेयक पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पे पहले सिग्नेचर करते हैं, पहले अपना मुहर लगाते हैं, उसके बाद ही वो लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 80 के 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। वो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े होते हैं। 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करते हैं। 331 आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को लोकसभा में और 80(1) के तहत राज्यसभा में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, कानून या अधिनियम नहीं बन सकता, जो कि हम लोग ऊपर अब पढ़ चुके हैं। कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति अपना मुहर न लगा दे, जब तक राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर न कर दे। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। मतलब कुछ ऐसे विधेयक हैं जिस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले होना जरूरी है, जैसे नए राज्य को निर्माण संबंधी विधेयक आर्टिकल 3 के अंदर आता है। धन विधेयक आर्टिकल 117 के अंतर्गत। भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक आर्टिकल 266 के तहत। ये सब ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाती है, उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों के बाद पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसको सिंपल में भाषा में समझा जाए तो आर्टिकल 111 कहता है कि संसद कोई भी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो वो विधेयक पे साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे और मोहर लगा दे, उस विधेयक को पारित कर दे और अधिनियम बना दे, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, या तो उस विधेयक पे ना हस्ताक्षर करे और ना ही पूर्ण विचार के लिए वापस संसद में भेजें, बल्कि विधेयक को सुरक्षित अपने पास रख लें। और तीसरा विकल्प, विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा दें। आइए इसको नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। इसी आधार पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं। अत्यंतिक वीटो, इसको सिंपल भाषा में अत्यंतिक वीटो को समझा जाए तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर आता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर मोहर नहीं लगाते हैं, उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। उस विधेयक को अत्यंतिक वीटो कहेंगे। निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति के पास आए किसी विधेयक को संसद में एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु संसद उस विधेयक को संशोधन कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना होगा। जैसे हमको इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, निलंबनकारी वीटो को, संसद कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास पारित कर भेज देता है, तो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो उस पर संशोधन हो कुछ, तो वो पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। लेकिन संसद में आने के बाद अगर वो फिर से राष्ट्रपति के पास
विधेयक, वो विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस समय उस विधेयक पर साइन करना होगा और उस विधेयक को पारित करना होगा, अधिनियम बनाना होगा। यहाँ पे देखिएगा, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करते हैं, पहले अपना सहमति देते हैं, पहले मुहर लगाते हैं, उसके बाद ही वो संसद में पेश होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति एक बार ही पुनर्विचार के लिए कोई भी विधेयक को संसद में लौटा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जे बी बिट्टो राष्ट्रपति विधेयक पर न तो सहमति देता है न ही लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। जे.बी. बिट्टो का प्रयोग अभी तक एक बार 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर जे.बी. बिट्टो का प्रयोग किया था। आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, अगर दोनों सदन सत्र में न हो, दोनों सदन विराम अवस्था में हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि अभी अधिनियम अध्यादेश जारी करना, कानून बनाना जरूरी है, तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जारी कर सकते हैं, उसके बाद वो अधिनियम या कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब संसद सत्र में आती है तो उस अध्यादेश, उस अधिनियम को 6 हफ्तों के भीतर संसद से सहमति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा अध्यादेश, अधिनियम वो निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। दो सत्र के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसलिए अध्यादेश का अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह का हो जाता है टोटल। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। आइए देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है, इसके बाद लोकसभा में पेश होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति सिग्नेचर, राष्ट्रपति अपना मुहर लगाने के बाद ही संसद में पेश करते हैं। सबसे पहले वो लोकसभा में पेश होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 112 कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने को कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को साधारण बोलचाल भाषा में हम लोग बजट कहते हैं। तो आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त मंत्री को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने को कहते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। आर्टिकल 115 के तहत अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन क्यों करते हैं? वित्त आयोग का गठन राज्य तथा केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए हर एक 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। आर्टिकल 280 के तहत न्यायिक शक्तियाँ। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या विचार ले सकता है, किंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति को लगे कोई संवैधानिक प्रश्न पे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना चाहिए, तो वो सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय से वो ले सकते हैं विचार विमर्श, सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानना या न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष ठहराए व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहर कर सकता है। आइए इसको डिटेल्स में नीचे पढ़ते हैं। क्षमा, इसमें दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। क्षमा शब्द से ही लग रहा है कोई अपराधी है, कोई दोषी है,
उसका दंड पूरा समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर उसे कम कर दिया जाता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, दंड के स्वरूप को, यहाँ पे दंड जो है परिवर्तन हो रहा है, दंड के स्वरूप को बदलकर उसे कम कर दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उस व्यक्ति को उसे मृत्यु दंड से आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? लघुकरण के अंतर्गत। परिहार, परिहार में इसमें दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अवधि को कम कर दिया जाता है। परिहार में मतलब किसी को 20 वर्ष की सज़ा सुनाया जाता है तो इसमें 10 वर्ष की सज़ा, उसकी सज़ा कम हो सकती है, लेकिन दंड की प्रवृत्ति चेंज नहीं हो सकता, दंड की प्रकृति परिवर्तन नहीं हो सकता। विराम, इसमें दोषी व्यक्ति की सज़ा को किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाती है। प्रतिलंबन, इसमें किसी दंड को अस्थायी रूप में रोक दिया जाता है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह संसद की अनुमति से युद्ध की या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। युद्ध की समाप्ति होने की घोषणा राष्ट्रपति करता है। किसकी अनुमति से? संसद की अनुमति से। कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं, लेकिन संसद की अनुमति अनिवार्य है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होते हैं, समझौते होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे ही होंगे, लेकिन संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपात। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आइए कुछ पॉइंट्स है। राष्ट्रपति की वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, तथा उनका पेंशन मासिक वेतन की आधी प्रति माह है। मतलब 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है तो उनका वेतन का आधा 2.5 लाख रुपया पेंशन के तौर पे प्रति माह दिया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन पे कोई टैक्स नहीं लगता। आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 124 कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 217 कहता है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सहित अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, एवं उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 217 के अंतर्गत। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू, धन्यवाद।